हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये कंप्लीट कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक्चुअली में ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है। और इन्होंने ही 1863 ईस्वी में भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है। इसमें जो आपके आंसर होगा वह आंसर ए भी सही है और आंसर बी भी सही है। ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। आइए नेक्स्ट। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल का जो त्रियुगीय विभाजन था वह किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा, लुम्बार्ग के द्वारा, टेलर के द्वारा या चाइल्ड के द्वारा? ठीक है दोस्तों। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, यहाँ पर इन तीनों युगों का जो विभाजन किया गया था वह किया गया था मिस्टर जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। अब जर्गेनसन थॉमसन क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आपको उनका पूरा नाम पता होना चाहिए। जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। और यहाँ पर दूसरा सवाल यही बन सकता है कि यह जो विभाजन किया गया था कब किया गया था? तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। 1820 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1820 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट नंबर 3, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? दोस्तों, जो इनका प्रारंभ हुआ था वह हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था दोस्तों? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। और ऐसे जो पशुपालन के साक्ष्य सबूत हमें मिले हैं वह मिले हैं आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ पर है? जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और बागोर से मिले हैं जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है कौन सा? लंगनाज, बीरमानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है लंगनाज, बीरमानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। बताइए कहाँ पर दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रारंभ हुआ था उसके जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं वह आदमगढ़ में मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है, और बागोड़ में मिले हैं जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी, आदमगढ़। ठीक है दोस्तों, सी, आदमगढ़। आइए नेक्स्ट नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से,
या सराय नहार राय से? चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नहार राय से? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है सी, महदहा से। कहाँ से? इसका जवाब है सी, महदहा से। मध्य का पाषाण जो कालीन है, जो ये युग है, ये महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी और उनके सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी और सींग से बने औजार प्राप्त हुए हैं। किसने किए? जो G.R. शर्मा थे, ये महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। पहला झील क्षेत्र जो कि बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हुआ? महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। किस संदर्भ में प्राप्त हुए? सराय नहार राय से, महदहा से, लेखड़िया से या चौपनी मांडो से? तो दोस्तों ये दोनों ही सवाल आपको इसलिए दिए गए हैं कि सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसका जवाब बड़े आसानी से दे सकें। तो ऊपर सवाल था निम्नलिखित में से किस जगह पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हमने जवाब दिया महदहा से। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? तो यह भी महदहा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नहार राय से, दमदमा से, महदहा से या लंगनाथ से? बताइए दोस्तों कहाँ से निकले हैं? तो ये निकले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से, जो कि मध्य गंगा घाटी का जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें सराय नहार राय, महदहा और दमदमा इन तीनों का उत्खनन हुआ है। कहाँ पर? गंगा घाटी के मध्य में जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें स्थित तीनों जगह है। सराय नहार राय है, महदहा है और दमदमा है। यहाँ पे तीनों जगह उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन होता गया, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। कितने? 41 मानव समाधान। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। बाकियों में एक एक मिले हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसका जवाब आपका हो गया दमदमा से। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोडो ऐतिहासिक काल में, जिसको आप प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्रोटो ऐतिहासिक। इसका जवाब क्या होगा? जो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले किया गया था वह नवपाषाण में किया गया था। किसमें दोस्तों? नवपाषाण में किया गया था। और यही वह समय है जब आदमी और मनुष्य या मानव कृषि के काम से परिचित हुआ था। तो इसका जवाब क्या हुआ? ए, नवपाषाण काल में। क्या जवाब हुआ? नवपाषाण काल में। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला पहाड़ियों में या नर्मदा घाटी में? बताइए कहाँ पर मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अब इसकी खोज कब की गई थी? कब मिला था सर्वप्रथम साक्ष्य मानव का? 1982 में। कब? 1982 में यहाँ इसकी खोज की गई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था
मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो कौन सा था? जौ। कौन सा था दोस्तों? जौ। ठीक है, आइए नेक्स्ट 11। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोलडीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? बताया दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये आपके हुए हैं दोस्तों लहुरादेव से। कहाँ से? लहुरादेव से। कैसे बता देते हैं। जो नई खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले, वह मिले थे उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में। संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरादेव से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर का जो ज़िला है वहाँ के लहुरादेव जगह से प्राप्त हुए थे। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब से? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोलडीवा। यहाँ पे 3 चीज़ आपको बताई गई हैं दोस्तों। लहुरादेव से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व से पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। 9000 7000 के बीच चावल के, और 7000 ईसा पूर्व से पहले जो मेहरगढ़ में मिले हैं गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और कोलडीवा में, कहाँ पर? कोलडीवा, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता, क्या रहता? लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा। लेकिन अगर लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा? पहले की बात ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर है इसका? बताइए। लहुरादेव। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगर इसमें कोलडीवा, लहुरादेव, मेहरगढ़, टोकवा है तो इसका उत्तर लहुरादेव ही होगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ब्रह्मगिरी से, बुरजोम से, कोलडीवा से, मेहरगढ़ से। सो प्राचीनतम हमने पढ़ा 7000 ईसा पूर्व से पहले। 7000 ईसा पूर्व से पहले कहाँ पर थे? मेहरगढ़ में। ठीक है, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। तो इसका जवाब क्या होगा आपका? मेहरगढ़। क्या जवाब है दोस्तों? मेहरगढ़ से। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक। लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक। तो अगर आपको जवाब पता है कि जवाब मेहरगढ़ है तो चाहे ऑप्शन में कुछ भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? मुंडीगक, मेहरगढ़, दम्बसादत, बालाकोट। तो आपको पता है इसका जवाब मेहरगढ़ है। क्या जवाब दोस्तों? मेहरगढ़। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? बताइए दोस्तों। इसका भी जवाब आपका मेहरगढ़ ही है। क्या जवाब है? मेहरगढ़। ठीक है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन, जब व्यक्ति स्थायी हो गया था, एक जगह पर टिकने लगा था, उस स्थल का नाम बताइए। धोलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब भी आपका क्या होगा? मेहरगढ़ ही होगा। इसका जवाब भी आपका मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ओदे, बोरी, बागोर, लखनिया। ओदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने ऑप्शन बताए थे, आदमगढ़ और बागोर। बागोर कहाँ पर है? बागोर आपका राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? बागोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोहपाषाण या लोह युग। निम्नलिखित में से जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोहपाषाण। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? सी। किसको कहा जाता है? सी। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है। आइए नंबर 19, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं दोस्तों? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से नेक्स्ट, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वांकड़ ने, एचडी सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। एक बार फिर सुन लीजिए, केडी वाजपेयी ने, वीएस कांगड़र ने, एचडी सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। सो जो नवदा टोली कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका जो उत्खनन हुआ था वह किया था प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने। किसने? प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने किया था। ठीक है। नंबर सी, ऑप्शन सी। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो ये स्थल है नवदा टोली, यह इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत, सबसे फैला हुआ उत्खनित ताम्र पाषाणिक चालकोलिथिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। 21, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी आपको बताया था कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वरहता पाषाण क्या है? वरहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। वरहता पाषाण स्मारकों की पहचान
की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। वृद्धापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है आपका बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृद्धापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण युगीन में जो दक्षिण भारत में शवों को अलग अलग प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। ठीक है, इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, इनको क्या कहते हैं? वृद्धापाषाण भी कहते हैं या मेगालिथ भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगालिथ। ठीक है, तो इनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट समाधि, कर्ण सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहिर। ये इस मेगालिथ स्मारक मृतकों की समाधियाँ थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो वृद्धापाषाण को आप मेगालिथिक भी कहते हैं। 23, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीवा, ब्रह्मगिरी। बूदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीवा, ब्रह्मगिरी। तो जो दोस्तों इसका नाम है संगनकल्लू। क्या ऑप्शन है? संगनकल्लू। और संगनकल्लू है कहाँ पर दोस्तों? ये कर्नाटक में जो मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है। कहाँ पर? कर्नाटक में जो मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं, इसलिए संगनकल्लू को राख का टीला नवपाषाणिक स्थल कहते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल। सो दोस्तों भीमबेटका है क्या? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है, जो कि शैल चित्रलेखा का श्रेष्ठ उदाहरण है। किसका? शैल चित्रलेखा का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के अलग अलग रंगों को पेंटिंग के रूप में उभारा गया है, जैसे कि इसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में है और 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 25, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इस तरह भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। ठीक है, तो जिसको इसका जवाब नहीं पता वो क्या करेगा? अजंता पे लगा देगा, क्योंकि सबने सुना कि अजंता केव्स और एलोरा केव्स हैं, जिसमें कि आपको बहुत पुराने पुराने चित्र मिलते हैं। लेकिन जिसने पढ़ा है वही इसका जवाब बता सकता है, और उसका जवाब क्या है? बी, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। ठीक है, सो भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो ऑप्शन क्या हो गया? अब्दुल्लागंज, रायसेन। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? अब्दुल्लागंज, रायसेन। आइए नेक्स्ट 27, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। घगरिया, भीमबेटका, लेखाहिया,
आदमगढ़। तो इसका जवाब है दोस्तों कहाँ से हुए हैं सबसे ज़्यादा शिलाश्रय? भीमबेटका से। अभी तो पढ़ा था कि भीमबेटका से एक 243 समूह हैं, भीमबेटका में 243 हैं और लाखाजुआर समूह में 178 हैं। गैरिक मृदभांड पात्र, क्या दोस्तों? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पर? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नूह में या लाल किले में? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नूह में या लाल किले में? कहाँ पर हुआ था? इसका हुआ दोस्तों हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। जो गंगा यमुना दोआब है, इसकी सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। इसके साक्ष्य हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। नाम दोनों याद रखना दोस्तों, हस्तिनापुर भी और आपका अतरंजी खेड़ा भी, दोनों नाम याद रखोगे तो हो सकता है कि अगले ऑप्शन में हस्तिनापुर न लिखा मिले और अतरंजी खेड़ा प्राप्त हो, तो फिर क्या करोगे? आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको नाम याद होने चाहिए, हस्तिनापुर भी और अतरंजी खेड़ा भी। ठीक है, आइए 29। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह का मतलब कि उनका सर किस तरफ, पैर किस तरफ, किस दिशा में होते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? ठीक है, तो इसका जवाब उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या जवाब दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको हम जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव, ये कुछ पुरास्थल है जहां पर घरों से मृतकों को अस्थिला कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कब्र में मिट्टी की हड्डियां, मिट्टी की हंडियां, हंडे, बर्तन और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुरझोम, चिरांद, मास्की। ब्रह्मगिरी, बुरझोम, चिरांद, मास्की। तो कहाँ से मिले दोस्तों? बुरझोम से। कहाँ से? बुरझोम से। बुरझोम है कहाँ पर? बुरझोम है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर के पास उत्तर पश्चिम में स्थित बुरझोम जगह है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में बुरझोम स्थित है, जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और, गर्तावास। गर्तावास होता है गड्ढों वाले घर। कौन सा? गड्ढे वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? अभी आपको जवाब बताया, बुरझोम। ठीक है, क्या जवाब है? बुरझोम। तो आपके वो उदाहरण कुछ भी दे सकता है, बस आप तभी सही करोगे जब आपको उनका बेसिक पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कहाँ से? बुरझोम से। बुरझोम से आपको गर्त आवास, गड्ढों के घर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 33, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरैना पहाड़, घगरिया, बगईखोर, लेखैया। ठीक है, मोरैना पहाड़, घगरिया, बगईखोर, लेखड़िया। तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं आपको ऑप्शन डी, लेखैया से। कहाँ से?
ऑप्शन डी लेखैया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की किताब है पुरातत्व विमर्श के अनुसार जो विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, या मानव संसाधन विकास का। सो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट मीन्स ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। क्योंकि भाई अगर आपको पुरातत्व के बारे में पता होगा तभी तो आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हो। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो किसके संलग्न कार्यालय है? यह है आपका संस्कृति के संलग्न। ठीक है, आइए 35। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निंगम को, या जॉन मार्शल को, या मार्टिमर वेलर को, या फिर जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, ए ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या ऑप्शन है? अलेक्जेंडर कनिंगम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। ठीक है, और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। एक बार नाम और अच्छी तरह सुन लो दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, आइए नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो यह है दोस्तों आपका सी, भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है और यह भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? बताइए दोस्तों, किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, या मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग बताइए। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो गया बी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। सो किससे दोस्तों? यह है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब कि यह आर्य सभ्यता नहीं थी। क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, यह इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि यह
नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रख जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। तो इसका ऑप्शन है डी, मृद भांड। क्या ऑप्शन है दोस्तों? डी, मृद भांड। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एडवांस चीज़ क्या होगी? जो कि बाद में आएगी, जो कि बाद में आएगी। मान लो लिपि एडवांस थी, नगर नियोजन था वह भी एडवांस था, तो इससे आप कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता उनसे बाद की सभ्यता है। लेकिन जब आप मृद भांड की बात करते हो तो मृद भांड ही वह चीज़ है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करती है। क्या है? मृद भांड। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, तो लाल मृद भांड सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और घूसर और चित्रित धूसर ये आर्य से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, सो मृद भांड है जिसके थ्रू आप बता सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले की सभ्यता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 41। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, अलग थी। क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जवाब है डी, इसका जवाब है डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति जो वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो ऑप्शन क्या था? डी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जवाब आपका सी है, जो कि पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट 43। नेक्स्ट है दोस्तों 43। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। अभी आपने पढ़ा पुरातात्विक संबंध खुदाई। क्या दोस्तों? पुरातत्व संबंध खुदाई। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार या मंदिर और लिपि। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है क्या? तो दोस्तों वहाँ पर मिलने वाले बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट 45। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला,
एम रफ़ीक मुग़ल जो कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से परेनली। ई जे एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमरनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, तो इसका जवाब पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। पहला, ई जे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई वह सुमेर जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। ठीक है, इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी.एच. गार्डेन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमरनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, जबकि जो एम रफ़ीक हैं इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। कहाँ पर? रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया था कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ए। कौन सा? ए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, किस रंग का था? लाल। किस रंग का? लाल। आइए नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा एन जी मजूमदार 3637। हस्तिनापुर जॉन मार्शल 1913-34। तक्षशिला दयाराम साहनी 1923-24 और 24-25। कौशाम्बी बीबी लाल 1950 और 52। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें हड़प्पा किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दयाराम साहनी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो हमारा ए हो गया 3। हस्तिनापुर बीबी लाल, तो बी हो गया 4। तक्षशिला किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, तक्षशिला जॉन मार्शल, सी 2। और कौशाम्बी एन जी मजूमदार, तो इसका जवाब आपका होगा दोस्तों सी, A3 B4 C2 D1। ठीक है, आइए नेक्स्ट 48। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद जवाब आप लोग बताइएगा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे क्योंकि वे इनके समीप थी। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ? ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्या जवाब दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति में। सो दोस्तों, ये थे हमारे घटना चक्र से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए। अब अगर आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल जाए तो मुझे और प्रयास करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा है सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ।